नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि यहां भीषण आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई है। महिला और 5 बच्चों की झुलसने से यहां मौत हुई। डीएम और एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, रामकोला थाना क्षेत्र के बापू नगर उरदाहा का ये पूरा मामला है। तो यहां पर भीषण आग लग गई और आग लगने से आपको बता दें कि महिला और 5 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर 6 लोग जिनकी मौत हो गई है। इन सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हालांकि आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका जो अभी कारण है वो स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। रामकोला थाना क्षेत्र के बापू नगर उरदाहा का ये पूरा मामला जो कि हम आपको बता रहे हैं। यहां भीषण आग लगी और आग में झुलसकर 6 लोगों की मौत हो गई है। पत्नी समेत 5 बच्चे जिसकी इस आग में झुलसने से मौत हुई। आज रात में लगभग 12 बजे नगर पंचायत रामकोला में जो वार्ड संख्या 2 है वहाँ नौमी पुत्र सरजू उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। उसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। उसमें आग लगने के कारण अज्ञात है। उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। एक ही घर में आग लगा था। मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है। प्रशासन पुलिस की पूरी टीम यहाँ उपलब्ध। यहाँ आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां देवरिया नदी हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ देवरिया में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। 2 बच्चों और 3 महिला की डूबने से मौत हुई थी, जिसका संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और उसके बाद दुख प्रकट किया है। मुआवजे का भी इस दौरान मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, इसकी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। देवरिया में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 बच्चे और 3 महिला शामिल थी। हालांकि आपको बता दें कि इन 5 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और दुख प्रकट किया है। मुआवजे का भी इस दौरान ऐलान किया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बेहद दुखद यह हादसा हुआ था। नदी में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, दुख प्रकट किया और परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, इसकी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो बेहद दुखद यह हादसा था। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त देखने को मिला था। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 2 बच्चे और 3 महिला जिनकी देवरिया नदी हादसे में मौत हो गई थी। लखनऊ से खबर है, जहां 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में जनसभा को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम, भरतकुंड, बीकापुर में एक जनसभा है जिसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये जनसभा है जो कि आयोजित की गई है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यहां उपलब्धियां गिनाई जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा की साइकिल रैली को यहां हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। अब क्योंकि आपको बता दें कि 30 मई से लेकर महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है, जो कि 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 30 जून तक चलेगा। अब इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर उनके कार्यकाल का यहां पर बखान किया जा रहा है लोगों के सामने, और इसी के तहत कई ऐसे जिले जहां पर कई जनसभा आयोजित की गई है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए तो अयोध्या का इनका बेहद खास ये दौरा है। आपको बता दें, अयोध्या दौरे पर फिलहाल वो है और आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अयोध्या में जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं।
नंदीग्राम, भरतकुंड, बीकापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है जिसको वो संबोधित करेंगे। और ये जो जनसभा है वो महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित की गई है। पूरे साल, इस 9 साल में क्या कुछ किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या कुछ हुआ है, इसका बखान वो करते नजर आएंगे। साथ ही साथ बीजेपी युवा मोर्चा की साइकिल रैली को वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो यहां पर आपको बता दें, अनिल निषाद हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अनिल, आज का बेहद खास जनसभाएं का जो कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्धारित किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सबका आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह 7-6 बजे जो है अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने सीधे अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने मातहतों को की एडवाइस भी दी कि बरसात से पहले जो है रामपथ और चौड़ीकरण जो भी है उसका कार्य पूरा करा जाए। और देर रात लगभग 12:30 बजे तक वो स्थलीय निरीक्षण करते रहे। इसके बाद आज जो है एक विशाल जनसभा बीकापुर के जो भरतकुंड में है, इससे पहले वो राम जन्मभूमि और रामलला में दर्शन करेंगे और लगभग 50,000 लोगों को आज संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव का संकल्प ये देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है भाजपा युवा मोर्चा की जो है साइकिल रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। जी बिल्कुल, महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये बेहद खास कार्यक्रम है। हम भी देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से वो पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात ये रहने वाली है कि क्योंकि वो रामनगरी अयोध्या में है, यहाँ एक अलग ही उत्साह लोगों में बना रहता है। अब जब जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या माना जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जो बीजेपी के अंदर खेमे से खबर आ रही है कि लगभग 50,000 लोगों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, ये भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका कहना है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितने जो है वो कार्यकर्ता जुट पाते हैं, क्योंकि सभी बूथ अध्यक्ष और जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है उनको लगभग 5-5 से हजार लोगों को जुटाने की जो है वो निवेदन किया गया है। और अभी से भी बसें लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उसको लेकर के उत्साह है और वो योगी के जो है एक तस्वीर लेने की एक जो है वो कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और क्योंकि देखिए उनके आज दौरे का दूसरा दिन रहा, पहला दिन भी बेहद खास और महत्वपूर्ण रहा था। अब दूसरे दिन क्या कुछ होने वाला है उसकी जानकारी भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, अयोध्या वो आते हैं तो रामलला और हनुमानगढ़ी में जरूर दर्शन किए थे। कल वो जैसे ही अयोध्या पहुंचे, सबसे पहला काम उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और आज भी पहला उनका कार्यक्रम रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन है। इसके बाद वो सीधे जो है भरतकुंड के नंदीग्राम में जो उनकी जनसभा है वहां वो पहुंचेंगे और जो है 50,000 से ज्यादा जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चलिए अश्विनी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बेहद महत्वपूर्ण अयोध्या का दौरा, आज कई जनसभा होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर थे। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी लिहाज से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा, साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के लिए हमेशा लड़ती रही। निश्चित तौर पर अब सरकार उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव उत्तर प्रदेश पूरे देश में लोकसभा का है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 9 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसके अंतर्गत प्रदेश के हर जिले में, हर लोकसभा सीट में कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित तौर पर अयोध्या पूर्वांचल के हिसाब से लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो एक्टिविटी अयोध्या में होती है उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। निश्चित तौर पर देखा गया, जब से मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाला तब से सैकड़ों की बार अयोध्या जा चुके हैं। निश्चित तौर पर रामलला के दर्शन कर चुके हैं, हनुमानगढ़ी जा चुके हैं और आज एक बार फिर दोनों जगह जाएंगे। उसके बाद 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री की होनी है, जिसमें बीकापुर है, भरतकुंड है, समेत 3 जगह जो है भारतीय मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनाएंगे कि केंद्र सरकार ने 9 साल में क्या कुछ किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 सालों में क्या कुछ उत्तर प्रदेश में किया, कौन कौन से मुद्दे रहे केंद्र सरकार के लिए जिनको लेकर के हमेशा से ही उसने जनता के बारे में सोचा। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर के आज जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के सामने जब जाएंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर सभी की निगाहें होंगी कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है।
अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान के तहत कई सम्मेलन होने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी सभी विधानसभा में अब महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में कई स्थानों पर आयोजित होंगे लाभार्थी सम्मेलन। वहीं प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे लाभार्थी सम्मेलन, ये भी जानकारी मिल रही है। लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। कानपुर देहात, मुरादाबाद नगर, इसके साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं धनौरा, अनूप शहर, डिबाई, कोल, आगरा कैंट में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन होगा। जसराना, कासगंज, महमूदाबाद, सरोजनी नगर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन होगा। मोहनलालगंज, गौरीगंज, लंभुआ, करछना और जैतपुर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन होगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, महाजनसंपर्क अभियान के तहत अब यहां पर क्षेत्रों को बांट दिया गया है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग सम्मेलन किया जाएगा, वहीं लोकसभा क्षेत्रों के लिए अलग सम्मेलन होगा। अब इसके लिए क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 2024 की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पूरी तरीके से जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के बहाने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी में जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रही है। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों का जत्था हो, इस समय उत्तर प्रदेश में डटा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, जितनी सीटें ज्यादा यहां आएंगी केंद्र में, उतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी रहेगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा तैयारी हो चुकी है। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के खुद दौरे कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब जो है जो बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा हो या फिर जिलेवार अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें जो विधानसभा क्षेत्रवार से जो लाभार्थी हैं वहां सम्मेलन किया जाएगा, लाभार्थी सम्मेलन होगा। साथ ही साथ जो जिला लेवल पर जो है प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा। साथ ही साथ तमाम मोर्चों के अलग अलग सम्मेलन होंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जनता को अपने साथ सीधा कनेक्ट करना कोशिश करेगी और निश्चित तौर पर उसी को लेकर के पिछले 15 दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और अगले आने वाले 15 दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे। 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख से एक विशेष महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है वो 30 जून तक चलेगा और ऐसे में कई जनसभा यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसको संबोधित करते तमाम दिग्गज नेता नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं। पहली बार उन लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है जो हमें डराया करते थे और हमसे वसूला करते थे। अब तो पूरी दुनिया से कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है और निवेश कर रही है। ये लीजिए। योगी सरकार ने सुनी हमारी, खुश है निवेशक और व्यापारी। रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम है। आपको बता दें, बाराबंकी और बहराइच दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। वहीं मां जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 12 बजे संपर्क के समर्थन के तहत लोगों से संपर्क यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें, दोपहर 3 बजे बहराइच में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी का क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है, आपको बता दें, मां जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी को देखते हुए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी कार्यक्रम है। बाराबंकी और बहराइच दौरे पर वो रहने वाले हैं। मां जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर 12 बजे आपको बता दें कि उनका कार्यक्रम है और इस दौरान उनका संबोधन भी होगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जब बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का दौरा है। आपको बता दें, मां जनसंपर्क अभियान के तहत ये बेहद महत्वपूर्ण और खास दौरा है और इसी बीच आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं आपको बता दें, मां जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से यहां पर संपर्क साधा जाएगा और इसी के साथ ही दोपहर 3:50 पर गोमती नगर में लोगों से संपर्क यहां पर वो साधते नजर आएंगे। शाम 6:30 बजे मोर्चा के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित वो करने वाले हैं और इंदिरा नगर में मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन को वो संबोधित करते नजर आने वाले हैं। इसी बीच बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार के कामकाज को गिनाया जाएगा। दोपहर 12:45 पर अमीनाबाद के सेंट्रल होटल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विकास कार्यों के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को गिनाया जाएगा। हालांकि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार मां जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। कहीं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है तो कहीं प्रेस वार्ताएं की जा रही है और इसी को देखते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आज कार्यक्रम ये रहने वाला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल को गिनाते वो नजर आएंगे। यूपी में कांग्रेस सपा से ज्यादा बीएसपी के नजदीक आना यहां चाह रही है, पर विभिन्न कारणों से बीएसपी उससे हाथ मिलाने में रुचि नहीं ले रही है, क्योंकि यूपी चुनाव 2022 भी कांग्रेस और बीएसपी के लिए मुश्किलों भरा रहा था। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बीएसपी केवल 12.88% वोट ही हासिल कर पाई थी। पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। विधानसभा में विलुप्त होने से तो पार्टी बच गई, लेकिन आधार वोट ही वो खो बैठी। अब ये रिपोर्ट देखिए। अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत अंगड़ाई लेने लगी है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी कांग्रेस, सब रणनीति बनाने में लगे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि 2024 के आम चुनाव के लिए बीएसपी ने एकला चलो का ऐलान करके यह तय कर दिया है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव त्रिकोणीय तो होगा ही। इसके अलावा कांग्रेस के वर्चस्व वाली कुछ सीटें जैसे रायबरेली, अमेठी में मुकाबला चौतरफा भी हो सकता है। 2007 से लगातार कमजोर हो रही बीएसपी को 2024 के आम चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। उसे 2019 के मुकाबले बढ़त की उम्मीद है। बीएसपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था
और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती को 2024 में ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि बीएसपी के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुसलमान वोटरों ने बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में खूब वोटिंग की थी। सपा से छिटक कर मुस्लिम वोटरों का रुझान बीएसपी की तरफ बढ़ा है। खासकर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने बीजेपी और एसपी को टक्कर दी, उससे बीएसपी के हौसलों को कुछ ज्यादा ही उड़ान मिल गई है। तो वहीं यूपी की राजनीति के कई बड़े मुस्लिम चेहरों ने भी बीएसपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज तिवारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जिसका भी साथ मिलेगा उसके साथ पार्टी आएगी और लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी। कांग्रेस उन सब का साथ चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सामाजिक आतंकवाद का मुकाबला करना चाहते हैं। सबका प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक माध्यमों से पूरे देश में जाल फैलाया है उसको तोड़कर इसको सत्ता से बाहर किया जाए। इसके लिए सारे विपक्ष से बात हो रही है, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता होगा वो साथ आके चुनाव लड़ेगा और अगर जो नहीं हराना चाहता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। लोकसभा 2024 से पहले कांग्रेस एक बार फिर से बड़ा दांव खेलना चाहती है, यानी कि यूपी में अपनी साख बचाने के लिए एक बार बसपा का साथ पाना चाहती है। उसको लेकर के लगातार तैयारियां और मिलनसार व्यक्तियों के साथ जोड़ मटोड़ करना शुरू हो गया है। यानी कयास लगाई जा रही है कि इस बार के चुनाव में बसपा का साथ पाना चाहती है। ऐसे में क्या बसपा के साथ आने के बाद से कांग्रेस उभर करके यूपी में तेज हो पाएगी या यूपी में अपनी खोई हुई खासियत पूरी तरीके से क्या पा पाएगी, इसको लेकर के लगातार घमासान चल रहा है। लेकिन ऐसे में बसपा ने साफ तौर पे मना करते हुए कहा है कि गठबंधन नहीं, एकल चलो अभियान के अंतर्गत हम राजनीति करेंगे। यूपी चुनाव 2022 कांग्रेस और बीएसपी के लिए मुश्किलों भरा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा केवल 12.88% वोट ही हासिल कर पाई है। पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली। विधानसभा में विलुप्त होने से तो पार्टी बच गई, लेकिन आधार वोट ही खो दिया। बीजेपी ने एक बार फिर सभी दलों को पछाड़ा है। पार्टी ने 41.76% वोट शेयर हासिल किया। वहीं सपा 32.02% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस 2.4% वोट शेयर हासिल कर पाई। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस खुद को यूपी में मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस बीएसपी अगर एक होती है, लोकसभा चुनाव में बसपा को जरूर इसका फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है और जो बसपा की स्थिति है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। बसपा अपने आप में मुकम्मल पार्टी है, उसकी सरकार 4 बार रह चुकी है और वो अपने अस्तित्व को कम होने नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के में शामिल होने से उनके अस्तित्व में काफ़ी कमी आ सकती है, उसमें डेंट लग सकता है। इसलिए मायावती चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से रहकर के चुनाव तो लड़ें, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं। कांग्रेस एक बड़ा जहाज है, उसमें अगर कोई बैठता है तो वो समा जाता है। कांग्रेस वैसी की वैसी बनी रहती है। गठबंधन का मन तो है, कई बार अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम कांग्रेस हमें आगे करके लड़े, लेकिन मुश्किल ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आगे होकर के लड़ेंगी तो फिर कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस की लीडरशिप में ये आना नहीं चाहते, इसीलिए गठबंधन की मुश्किलें आ रही हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व तो स्वीकार कर लें तो कोई संकट ही नहीं, तब कांग्रेस बहुत ताकत के साथ उभर सकती है। लेकिन चूंकि ये दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मुश्किल आ रही है और इसीलिए गठबंधन बनने में विलंब हो रहा है या मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बीएसपी सांसद की राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के बाद जिस प्रकार के कयास लग रहे हैं, उससे साफ है कि यूपी की राजनीति में दोनों राजनीतिक अकेले प्रभाव खो रहे हैं। विपक्ष की राजनीति का चेहरा अभी समाजवादी पार्टी बन गई है। उस मोमेंटम को यूपी निकाय चुनाव से बदलने की कोशिश है। अगर इस प्रकार की चर्चाओं का निकाय चुनाव के परिणाम पर असर दिखता है तो निश्चित तौर पर सपा इसे अगले लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में आजमा सकती है।
2024 चुनाव से पहले ही रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी हैं। यानी साफ है, जिस तरीके से एक तरफ देखा जाए तो ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेला जाता है तो दूसरी तरफ कहीं मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेला जाता है। ऐसे में अब गठबंधन की बातें तेज होने लगी हैं। यानी जहां दूसरी तरफ महागठबंधन चल रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी बसपा का हाथ चाहता है। ऐसे में हाथी की इस रफ्तार के साथ चलने के लिए तेज कर रहा है अपनी कयाद। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन में एक साथ बसपा और कांग्रेस देखने को मिल पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस तो अपना मन बना चुकी है यूपी में बसपा के साथ चुनाव लड़ने का, लेकिन कांग्रेस अभी तक भी कई मुद्दों को लेकर के भटकती नजर आ रही है। ऐसे में बसपा ने भी अपना मूड बदल दिया है, यानी एकल चलो अभियान के अंतर्गत इस बार के चुनाव को लड़ना चाहती हैं। कैमरामैन अमित सहानी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया।